अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, थी खबर गर्म कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आ रहे हैं और इस हुकूमत के एक एक करके पुर्जे उड़ जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग नून के अपनी जानिब से ये कह दिया गया कि वो मुकम्मल इलाज के बगैर मुल्क वापस नहीं लौटेंगे, वो बीमार हैं, ज़ाहिर है इसी बुनियाद पर वो बाहर गए थे। और फिर कुछ इजलासों में भी कहा गया कि ये जो डील शील की बातें इसका ज़्यादा चर्चा ना किया जाए, तो वो झाग की तरह ना सारी खबरें बैठ गई। लेकिन हुकूमत इसको ईजी नहीं ले रही, फ्रंट फुट पे आ गई है हुकूमत भी। और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो कानूनी कार्रवाई करें, नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, अगर वो नहीं आ रहे तो उनको लेके आना है। और शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने उनकी गारंटी दी थी, जामिन बने थे, एफिडेविट लाहौर हाई कोर्ट को दिया था, उनके खिलाफ हम अदालत जाएंगे, फवाद चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं, ये भी खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं या मरियम नवाज साहिबा बाहर जा रही है, कौन जा रहा है बाहर? मेरा नहीं ख्याल कोई बाहर जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इतनी जल्दी वापस आएंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट उनको घसीट के ले आएगी वापस इतनी जल्दी। अब इसमें तीन एरियाज़ हैं। पहली बात तो ये है कि मरियम साहिबा का केस आ रहा है 17 तारीख को, मेरा ख्याल है आ रहा है केस। तो वो बड़ी पुरुमीद हैं कि वो बेरी हो जाएंगी, उनका जो केस है, क्योंकि उसमें केस में जान नहीं है। मेरा ख्याल है नून लीग सर्कल्स बड़े उम्मीदवार हैं, वो समझते हैं कि अब कुछ रिलीफ मिलने वाली है। अच्छा। मियाँ साहब को नहीं, मरियम को शायद कुछ मिलने वाली है। तो उसकी वजह यह है कि पिछली हेयरिंग में जज साहब ने नैब को काफ़ी खींचा था कि भाई आप क्या, आपके पास है क्या। उन्होंने कहा जी, फिर वो थोड़े नैब वाले थोड़े घबरा गए कि ये क्या हो गया, एकदम टाइट हो गया हम। उन्होंने कहा जी हम फिर अगले हफ्ते अगली हेयरिंग पे लेके आएंगे, ये होगा वो होगा। उनके पास है कुछ नहीं मरियम को कन्विक्ट करने के लिए। तो इसका मेरा ख्याल है कि अगली हेयरिंग पे शायद कुछ इंटरेस्टिंग खबर मिल सकती है, या उससे अगली हेयरिंग तो मेरा ख्याल है कुछ रास्ते खुलने लगे हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा। दूसरी बात आपने ये कही कि जी नवाज शरीफ साहब की वापसी, और सही कहा आपने कि पहले मुस्लिम लीग नून के 3-4 स्टॉलवर्ड्स जो हैं वो कह रहे थे कि जी मियाँ साहब आ रहे हैं। एक साहब ने कहा दिसंबर में आ जाएंगे जी, जावेद लतीफ़ साहब ने कहा दिसंबर में आ जाएंगे, अयाज सादिक साहब ने कहा अचानक कुछ हो सकता है। हाँ, और जनवरी का महीने की बातें हो रही हैं। तो अब बात यह है कि नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक 2 सूरतें पूरी नहीं होंगी, सूरत हाल तब्दील नहीं होगी। वो कैसे? एक तो ये कि जैसे ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स उनको सर्टिफिकेट दे दें वापसी का कि अब से ठीक है वो जा सकते हैं, और डॉक्टर्स ज़ाहिर है सर्टिफिकेट देने से पहले ये देखेंगे कि अगर ये वापस जाते हैं तो क्या वो जेल में जाएंगे या जेल में नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है अगर जेल में जाएंगे तो वहाँ तो हालात काफ़ी ख़राब ही होते हैं ना। पहले भी जब वो जेल में थे तो वो प्लेटलेट्स शेटलेट्स ये सब इश्यूज़ बन गए थे। तो ये सारे इश्यूज़ देखने वाले हैं अभी, इसलिए नून लीग वाले यही कह रहे हैं कि जी नहीं, वो तो अगर डॉक्टर्स इजाज़त देंगे तो फिर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि अब फवाद चौधरी साहब ने जो बात कही है कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी हुई है कि वो वापस लेके आएंगे उनको, और अगर वो वापस नहीं लेके आते तो अदालत को चाहिए कि बहुत अरसा हो गया है, अदालत को वो गारंटी इनकैश करनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को बुलाना चाहिए, कही जी क्यों नहीं वो वापस आ रहे। तो मेरा ख्याल है वहाँ भी यही इशू है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो गारंटी दी थी उसके 2 पहलू थे जो मुझे याद है। एक तो ये था कि ये नहीं उसमें लिखा गया था कि अगर वो वापस नहीं आएंगे और आप अपनी गारंटी, जब हम अदालत कहेगी कि वापस लेके आए और आप आगे से पूरा नहीं कर सकेंगे हमारा हुक्म, तो आपके ऊपर सज़ा क्या होगी। जी, गारंटर के ऊपर भी तो होती है ना कि जी आई हियर बाय गिव अ गारंटी। वो गारंटी की नोयत क्या है? यही कि जी मेरा ज़ाती लफ्ज़ है, मैं लेके आऊँगा वापस। मगर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी चालाकी के साथ उसके अंदर एक क्लॉज डाल दिया था कि प्रोवाइडेड के उनकी सेहत जो है वो उनको अलाउ करे, तो वो उसके ऊपर वो मुकमुका करके तो बात चल पड़ी थी। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कोशिश ज़रूर करेगी प्रोपेगेंडा के तौर पे कि प्रेशर शहबाज शरीफ साहब को अदालत बुलाए, अदालत जो है सुबह मोटो नोटिस दे, अदालत देखे वो क्यों नहीं आ रहे, उनको कहा जाए अपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाएं, ये सारी बात चलेगी। मगर ये बात जाएगी कहीं नहीं। अदालत के ज़रिए और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डाल के उनको वापस लाना जो है ना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो मैं समझता हूँ ये भी एक प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन कोई ना कोई तो हिदायत जारी की जा सकती हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। जाहिर है लाहौर हाई कोर्ट ने ही कहा था तो नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, काबीना ने उससे अलाउ किया था। अब शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट वहाँ जाएगा,
कुछ ना कुछ तो होगा सेठी साहब वहाँ। नहीं मगर आयशा उनको तो ऑलरेडी अब्सकॉन्डर नहीं डिक्लेयर कर दिया कि उनको आना तो आए नहीं, जी तो वो तो ऑलरेडी अब्सकॉन्डर है जी। और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा जब तक मुझे मेडिकल नहीं मिलेगा। तो ये तो इशू सेटल हो गया, उनको तो अब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया गया, अच्छा तो वो तो अब्सकॉन्डर ही रहेंगे जब तक वो वापस नहीं आएंगे खुद। उनको ला नहीं सकते जब तक वो खुद नहीं आएंगे। अब लाने के तरीके तो एक ही रह गया ना, जी वो यही है कि फवाद चौधरी साहब ने पहले भी जिक्र किया था इसका कि जी हम बरतानिया की हुकूमत के साथ एक्स्ट्राडिशन का जो मुआहदा है वो बड़ी करीब आ चुका है। जी उसके अंदर जो मुख्तलिफ इश्यूज थे दोनों तरफ से वो हल होने जा रहे हैं, वो अब ख़त्म होने जा रहे हैं, और जैसे ही वो अंगूठे लगते हैं दोनों साइड से तो फिर हम नवाज शरीफ साहब की एक्स्ट्राडिशन ज़बरदस्ती पकड़ के वापस लेके आएंगे। ये पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा जी। था। अब उनका एक नया बयान आ गया है। पहले वो इंटरपोल के जरिए वापस लाना चाह रहे थे उनको, वो नहीं चला। उसके बाद उन्होंने कहा जी एक्स्ट्राडिशन करवाएंगे, और वो भी हमें कहा कि बस अभी होने वाला है, वो भी नहीं अब चल रहा। अब ये कहना है कि शहबाज शरीफ साहब को प्रेशर डालेंगे कि तेनों असी अंदर कर देना नहीं तो तुसी लेके आओ। अच्छा, वो भी नहीं चलना। तो शहबाज शरीफ साहब पे प्रेशर अगर नहीं चलेगा तो क्या लाहौर हाई कोर्ट पे चल जाएगा? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने पहले कहा कि आज खुद नोटिस लें। तो वो नोटिस लेके तो उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया है ना आयशा कि अब्सकॉन्डर हैं वो। हाँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदालत को पूछना चाहिए था, अदालत नहीं पूछेगी तो हम पार्टी बनेंगे इस केस तो में। बने ना, हुकूमत क्या कहेगी? तो वहाँ वो जाकर? मैं आपसे कहा ना, तो वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर आएगा ना कि आप लेके आए। अच्छा, तो फिर उसके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ेगा? नहीं, तो वो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो हो सकता है वो कहे मुझे जाना पड़ेगा बाहर, हो सकता है वो इसका फ़ायदा उठा के बाहर चले जाए और फिर वहाँ गपशप लगा के वापस आ जाए। और हुकूमत भी तो यही चाहती है कि वो बाहर चले जाए, आगे लॉन्ग मार्च की तैयारी। हाँ, तो हुकूमत भी कोशिश यही कर रही है कि वो बाहर चले जाए। मगर अब जाहिर है जो सारी बातें चल रही हैं आयशा, वो तो यही चल रही है ना कि किसी न किसी स्टेज पे कंबाइंड ऑपोजिशन एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएगी जी। और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लीड करने वाले शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो गवर्नमेंट की तो कोशिश ये है कि या शहबाज शरीफ साहब को जेल में डाला जाए या उनको बाहर भेज दिया जाए, ताकि ये सारा जो आगे मामला चलने वाला है या इरादे जो नेक नहीं है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो पूरे ना हो सके। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त एक कशमकश चल रही है, और उस कशमकश में गवर्नमेंट के कुछ मकासद हैं और अपोजिशन के कुछ मकासद हैं, और सारे या जो है ना सब लोग जो है वो देख कहीं और रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से क्या सिग्नल्स आते हैं और क्या नहीं होता। लेकिन देखने वाले ये भी देख रहे हैं कि शायद नून लीग बेल आउट करिए इस गवर्नमेंट को, पंजाब में प्रोटेक्ट करिए उस्मान बुज़दार की हुकूमत को, क्योंकि वो नून लीग की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के कायद का जो नारा है वोट को इज्जत दो, वो उसको भी बरकरार रखना चाहते हैं इस हुकूमत को प्रोटेक्ट करके। कोई ऐसे मूड में नहीं है वो के नहीं, मगर आयशा वो तो सारी जो बात चल रही है वो तो यही चल रही है ना कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट की बातें हो रही हैं नून लीग के साथ, बात तो ये चल रही है ना। तो अब बात ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात चल रही है नून लीग के साथ तो पीडीएम के साथ ही चल रही है ना, विदाउट द पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट कर रही है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। तो ये बात फिर आगे बढ़ क्यों नहीं रही? बात चल रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। हाँ। इमरान खान साहब ने खुद कहा है ना कि बड़े साजिशें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए, ये किया जाए, शहबाज शरीफ साहब बड़े उम्मीदवार हैं, जॉब एप्लीकेशंस दे रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। नौकरी की उसमें बात तो कुछ हो रही है ना। हाँ। कोई खिचड़ी तो पक रही है ना कहीं, या देग पक रही है, सबको पता है और सबको एहसास इस बात का है कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, लग ही ना जाए पैंदे से जितनी तो पक रही मगर है। वही है कि वो कहते हैं कि दो लोग हैं वो आंख में आंख डाल के एक दूसरे को देख डाल रहे के हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, और पहले कौन ब्लिंक करेगा, पलकें झपकेगा। हाँ। अच्छा, तो ये बात वहीं आई हुई है। अब आप मेरे से ये ना, खुदा का वास्ता ये ना पूछें कि कौन से दो लोग हैं जो कि आंख में आंख डाल के बैठे हुए हैं। चले इसको ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, इस तरफ कोई पेंट कोट में बैठा है आपकी तरह टाई लगा के, इस तरफ कोई कमीज शलवार में ना बैठा है, ठीक है सेठी साहब? आयशा बस यहाँ ही बात छोड़ दे। अच्छा, जब बात पीपल्स पार्टी की हुई उससे पहले पीडीएम की, हाँ। पीडीएम ने एक तारीख दी थी जिस पर आपने भी कहा था कि वो चेंज कर सकते हैं डेट, हाँ। हो सकता है ना हो, बस ऐसे ही तारीख दी गई। अब अगले मरहले का केपी में बल्दियाती इलेक्शन के लिए ऐलान हो चुका है 27 मार्च। नहीं होगा लॉन्ग मार्च? मैंने पहले आपसे कहा था कि लॉन्ग मार्च जो है ये एक टेंटेटिव डेट है, इसके ऊपर कोई फर्म कमिटमेंट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर एक तरफ ये सारी जो अभी आपने कहा आंख में आंख बैठा के दो बंदे बैठे हुए हैं, कौन ब्लिंक करेगा पहले, कौन किसकी आंखें जो है ना वो झपकेंगी, तो अब बात ये है कि अगर वो पहले ही हो जाता है काम तो फिर लॉन्ग मार्च की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत? इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको थोड़ा आगे कर दिया उन्होंने। अच्छा, 2-3 महीने आगे कर दिया कि उससे पहले जो कुछ होना हो जाए। हाँ। अगर जो कुछ होना हो जाए, अगर वो नहीं होता हाँ। तो फिर लॉन्ग मार्च भी नहीं कामयाब होगी।
अच्छा। हाँ, अगर लॉन्ग मार्च की अब कामयाबी जो है ना, वो आखिर में क्या होता है आयशा, लॉन्ग मार्च किस लिए की जाती है? इसलिए जब की आपको यकीन होता है कि आखिरी धक्का आपने लगाना है। हाँ, अब आखिरी धक्का इमरान खान साहब को उस वक्त तक तो यकीन था ना, जी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, जी। मगर आखिरी धक्का लगा नहीं ना, फिर पैनामा और वो पेंडोरा का इंतज़ार करना पड़ा, ऐसे ही था ना। जी। तो उस वक्त वजह क्या थी कि नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर वो डटे रहे और कर लो जो करना है, तो फिर धरना भी कॉल ऑफ करना पड़ा। वाई? इस्टेब्लिशमेंट बैकआउट कर गई। मुझे आज पता है कि उस इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा था नवाज शरीफ साहब को कि अब आप घर चले जाएं। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये जवाब दिया था रात के 12 बजे एक साहब गए थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ साहब के पास। रहील शरीफ साहब के आखिरी दिन थे और अक्टूबर का महीना था और नवंबर में वो जा रहे थे। उससे पहले उन्होंने एक झटके लगाने की कोशिश की और नवाज शरीफ साहब के पास एक साहब गए पैगाम लेके कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, घर चले जाएं, बिकॉज़ ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था आपने आना है आ जाए, मैं तो बैठा हूँ यहाँ। तो इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा, बैक ऑफ कर गया। फिर रहील शरीफ साहब गए, उन्होंने कहा जी कि मुझे नौकरी मिल रही है, आप अंगूठा लगा दो। उन्होंने कहा इतनी दो लगाना जा। अच्छा। तो मतलब इस किस्म की चीज़ हुई थी। हाँ। तो अभी भी गेम जो आती है ना आखिर में आगे इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के खाते में आ जाती है। हाँ, लेकिन अभी तक जो इशारे हैं ना सिटी साहब, उसमें ऐसे लग रहा है कि जो 18 मंथ्स रह गए हैं इमरान खान साहब के, वो पूरे कर अभी तक तो इशारे ये आ रहे हैं कि ट्रक के पीछे बत्ती लगी हुई और बत्ती के पीछे सारे लगे हैं। और बत्ती के पीछे ये सारे भी हो लगे सकता है हैं। कि ऑपोजिशन ने जिसके सर पे बोली लगा रखी है मगर वो फिर- शेर समझ के लगा रखी हो, बकरी निकले। हाँ, बकरी निकले। और ये भी हो सकता है जी। कि जैसे अयाज सादिक साहब ने कहा, अचानक। ओहो। तो इसलिए मेरा ख्याल यहीं छोड़ दे। अच्छा, ठीक है। आबिद मार्केट की अचानक बिरयानी इससे याद आ गई, लेकिन आप खिचड़ी की बात कर रहे थे तो खिचड़ी की तरफ ही आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी क्या खिचड़ी पका रही है सेठी साहब? 5 तारीख को लाहौर से उन्होंने अपने एहतजाज का ऐलान किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो मुलतवी कर दिया गया। क्या वजह बनी? सिक्योरिटी के क्या कंसर्न्स हैं पीपल्स देखिए, पार्टी? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को वही इशारे हैं उनके पास जो नून लीग के पास है कि कुछ होने जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमने अपना स्टेक भी तो क्रिएट करना ना। देखिए ना, जब जरदारी साहब एन 133 के आके उन्होंने ठीक ठाक तरीके से वो इलेक्शन में 35,000 वोट ले लिए, ऐसे ही था ना, इशारा था किसी की तरफ कि हम भी तो हैं, हम मेजर प्लेयर हैं, हमारा भी ख्याल किया जाए आगे जो होने जा रहा है। ठीक, तो वो उन्होंने प्रूव कर दिया कि जी हम बंदे इकट्ठे कर सकते हैं, वोट इकट्ठे कर सकते हैं। अब पता लगा कि जी बात चल रही है आगे कोई, अब चल रही है नहीं चल रही है तो पता चलेगा बाद में जाके कि चल रही थी या सिग्नलिंग हो रही थी या गेम प्लेइंग हो रही थी, कौन गेम किसके साथ गेम खेल रहा था, कौन किसने ब्लिंक किया पहले एंड सो ऑन, ये तो देखी जाएगी बाद में। मगर पीपल्स पार्टी ने ये सोचा कि यार हम भी तो एक चाल चले, हम तो बिल्कुल आउट हैं इस वक्त, और वो नून लीग वाले तो बातें कर रहे हैं और हमें भी तो इस अगले चीज़ों में कुछ हिस्सा लेना है। तो इन्होंने कहा जी कि पहले ऐसी एक कदम ऐसी 5 तारीख को हड़ताल कर देने, कुछ करते हैं, ड्रामा करते हैं ताकि न्यूज़ में हम भी आ जाएं। अब हुआ क्या, अनाउंस तो कर दिया जरदारी साहब के उस 35,000 वोट के ऊपर कि जी वो सानू मिल गए ने, कुछ ना कुछ होएगा। उससे कबल के ये हफ्ते के दिन असलम गिल साहब जो कि कैंडिडेट थे 35,000, उन्होंने एक कन्वेंशन की, अपनी एक मीटिंग कॉल की और सब लोगों को अपने बनाया। और 150 कुर्सियाँ पड़ी हुई थी वहाँ और 50 लोग आए वहाँ। तो ये इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फेल हो गया उनका, ये जो कदम था ना कि हम इकट्ठे कर लेंगे, एक मोमेंटम बन रहा है, वो फेल हो गया। इसलिए इन्होंने कॉल ऑफ कर दी कि यार है ना हो बंदा ही कोई ना निकले, उससे बेहतर ये है मौसम ख़राब है। अरे भाई मौसम ख़राब है, मौसम का भी क्या है, या तो या हो ना कि बारिश, हेल स्टॉर्म, बर्फ़ पड़ रही है, तूफान आ गया है तो हमने कैंसिल कर दिया। तो ये अब यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, एक छोटा सा स्मॉग है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की ये जो लाइन थी ये पिट गई है। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम ऑपोजिशन की बहसियत मजमूई बात करें तो नेक्स्ट मूव ऑपोजिशन का मुतवक्के तौर पर क्या हो सकता है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट स्पीकर, उनके खिलाफ बात की जा रही है। वज़ीर आज़म से शिकायत है लेकिन स्पीकर के खिलाफ जा रहे हैं। हर एक स्टेप जिससे पहले अपोजिशन ने लिया, अपोजिशन को लेने के देने पड़े। इसके लिए अपोजिशन रेडी है आपको लगता है? अच्छा, ये अब बताओ कि ये जो बात आई है कि स्पीकर के खिलाफ हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं जी, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आई है या नून लीग की तरफ से? ये मुझे पीपल्स पार्टी ने ये प्रपोज की है
हाँ, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने ही ये बात की थी और पंजाब में भी उन्होंने ही ये बात की थी उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ। तो अब बात ये है कि बातें तो बड़ी करते हैं पीपल्स पार्टी वाले मगर अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो तो यही रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट का साथ दिया है। तो इसलिए वो तो पता है सबको। और मैं समझता हूँ उनकी प्रैक्टिकल किस्म की पॉलिटिक्स है। वो बेचारे पिसे में वहाँ सिंध के अंदर किसी वक्त उनकी छुट्टी हो सकती है और फेडरल गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी टाइट करके रखा हुआ है खान साहब ने जी। तो वो तो उनकी मजबूरियाँ हमें समझ आती है उसकी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी मेरा ख्याल है शाजिया मरी ने या किसी ने इस किस्म की बात की है इजलास के बाद उन्होंने कि जी हम ये स्पीकर के खिलाफ ये लाएंगे। अब स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब तक नून लीग ऑन बोर्ड नहीं होगी उस वक्त तक क्या किस किस्म का ये लाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट स्पीकर इसमें और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट या लीडर ऑफ द हाउस में फ़र्क होता है। इसमें यह है कि ये सीक्रेट बैलेट है। इसे आपने पार्टी लाइन्स भी स्विच कर ली ना तो पता नहीं चलेगा और स्पीकर की छुट्टी हो जाएगी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। और जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है तो वो डिवीजन हो जाती है। हर बंदे को दिखाना पड़ता है कि मैंने वोट किधर डाला है। तो इसीलिए वो बड़ा अहम होता है और वो पक्की बात होती है। तो इस स्पीकर की छुट्टी कराना इतना मुश्किल नहीं है। मगर ये भी उस वक्त तक नहीं होगी जिस वक्त तक इत्तेहादी जो है इनके वो साथ नहीं देंगे। और इत्तेहादी साथ नहीं देंगे जब तक इशारा नहीं आएगा, ग्रीन लाइट नहीं आएगी कहीं से। क्योंकि इत्तेहादी तो वो तो फिर आगे देखते हैं ना कि आगे हमें क्या मिलेगा। तो जिसने देना है वो फिर तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये पक्की बात हो जाती है कि स्पीकर के खिलाफ फैसला हो गया जी, सारे आ गए हैं जी कि हम जा रहे हैं, तो लगता है ऐसे है कि फिर वो एक क्रंच टाइम आ जाएगा। अगर वो वोट कामयाब हो जाता है तो अगला कदम होगा गवर्नमेंट की छुट्टी। और अगर वो फेल हो जाता है तो फिर समझें आपके ब्लिंक कौन कर गया पहले। हाँ, मसल टेस्टिंग ही जारी है अभी तक। प्रैक्टिकली ऑपोजिशन भी कुछ नहीं करी और गवर्नमेंट का ये कहना है कि मिनी बजट जिसके ऊपर बहुत शोर था और ये भी कहा जा रहा था कि शायद गवर्नमेंट ये पास ना करा सके, उस हवाले से भी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि जल्द अज जल्द उससे भी अप्रूव करा लिया जाएगा। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सिटी साहब, जब इस हुकूमत के ख़तरे में आने की बात की जा रही थी वो मिनी बजट का मामला था जिसको लेके हमने पिछले साल यानी गुजरे महीने डिस्कस भी किया। अब फवाद चौधरी साहब पूरी उम्मीद है वो कह रहे हैं 15 से 20 जनवरी के दरमियान ये फाइनेंस तरमीमी बिल हम मंजूर करा लेंगे, कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि इत्तेहादी हमारे साथ हैं। 12 जनवरी तक की डेडलाइन है IMF के साथ जो आपने भी जिक्र किया था। इसका मतलब है हुकूमत ये मरहला भी अबूर कर जाएगी और कोई ख़तरा नहीं होगा उसको? देखिए आयशा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इनको पता था 12 तारीख से पहले ये दोनों बिल्स पास कराने हैं, मेजॉरिटी इनके पास है, तो क्यों नहीं करवा रहे? सवाल ये है, मैं आपसे पूछता हूँ। इन्होंने 33 बिल एक दिन में पास करा लिए, याद है आपको? ऐसे ही है ना? जिस दिन चाहें ये करवा लेते हैं। और इसके ऊपर थोड़ी देर लगाना चाह रहे हैं। मतलब है अभी बिल फ्लोट किया है, अब कहते हैं कि हम सेनेट में 14 दिन के लिए भेजेंगे। हालांकि सेनेट में भेजने की ज़रूरत भी नहीं इनको। अगर इन्होंने पास कराना है तो कानून के मुताबिक ये चाहें तो भेज दे सेनेट में, मगर सेनेट की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है इनको। तो ये तो किसी स्टेज पे भी ये बिल पास कर दे। 14 दिन सेनेट में बैठे रहेगा ये बिल, उसके बाद सेनेट इसके ऊपर एतराज़ करेगी और ये जो एतराज़ होंगे वो इनको फेंक देंगे, बाहर रखेंगे जी अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या डिबेट क्यों कराना चाह रहे हैं इसके ऊपर, और सेनेट के अंदर इतनी देर क्यों लगाना चाह रहे हैं? मेरा तो ये सवाल है। इसको करते क्यों नहीं है रातों रात इसको ख़त्म? IMF की डेट आ रही है 12 जनवरी, और अब हमें ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम शायद 20 तारीख हो जाए, और शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हाँ ये आगे चली जाएगी, फिर हम IMF को कहेंगे। उनके तो बोर्ड मीटिंग्स होती रहती हैं, तो इस मीटिंग में नहीं तो अगली नहीं तो उससे अगली में हो जाएगा। तो ये चक्कर क्या है ये? तो आप बताएं ना, ये बड़े यहाँ तजियाकार बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा किसे पता होगा? हाँ, तो ये तो मुझे तो ये शक पड़ रहा है कि ये डिलिबरेटली खुद सोची समझी साजिश है कि इसको अभी हमने पास नहीं करवाना। देखो जितनी देर इसके ऊपर डिस्कशन होती है उतनी देर गवर्नमेंट को गाली पड़ेगी ना पार्लियामेंट के अंदर। ऑपोजिशन तो धज्जियाँ उड़ा देगी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं, वो तो ऑपोजिशन तो कह रही है हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो लॉजिकल बात ये थी कि इसको ठक करके पास कराते, मेजॉरिटी है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? पास कराओ और
भेजो आईएमएफ को जी हो गया काम, जी आपने काबीना ने तो ओके कर दिया, अब रह के गया पीछे, जी। पार्लियामेंट तो रबर स्टैंप है इनकी, वहाँ ऑपोजिशन को क्यों मौका दे रहे हैं कि वहाँ वो शोर शराबा करें और ये करें और वो करें? आप मुझे बताओ ना, लॉजिकली नहीं मुझे समझ आ रही इसकी। आप कह रहे हैं अंडर द कार्पेट चीजें करने की कोशिश की जा रही है क्या? नहीं, मैं ये नहीं गवर्नमेंट कह क्या रहा, करे? मैं कह रहा हूँ हाँ। कि इसको डिलिबरेटली खुद सोची समझी साजिश के तहत एक तरफ आईएमएफ को कह रही है हम पास कर रहे हैं, दूसरी तरफ पास नहीं कर रहे, अच्छा, और वहाँ गाली भी रखेंगे। खा रहे हैं, रखेंगे बस, और गाली भी खा रहे हैं कि ये बड़े खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं, महंगाई हो जाएगी, ऑपोजिशन तो लगी हुई है ना। जी तो यार इस बात को ख़त्म करते करते क्यों नहीं ठक करके पास कराएं, पास करके आईएमएफ को गए अब $1 अरब ले लें आईएमएफ से 12 तारीख से पहले पहले, क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों हमें ये कहा जा रहा है कि जी आगे होगा, ये होगा, वो होगा? तो मैं ये सवाल आपके जहन में छोड़ना चाहता हूँ और ऑपोजिशन को भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो भी सोच लें कि इसके पीछे क्या सोच है और क्यों है। चिड़िया की बात ले आए ना। चिड़िया की बात, चिड़िया कहती है कि इमरान खान साहब कुछ और, उनके जहन में कुछ बातें हैं जिसकी वजह से वो ये बिल फौरी तौर पे दोनों बिल्स पास नहीं कराना चाह रहे। उनको शायद ये फिक्र है कि अगर ये बिल पास हो गए जल्दी से तो फिर आवाम के अंदर तो एक लहर दौड़ेगी ना, ऑपोजिशन को भी एक मौका मिल जाएगा, शायद कुछ वो आपने जब भी हमने डिस्कस किया कि जी दो शख्स हैं एक दूसरे की आंख में आंख डाल के बैठे हुए हैं, कौन पहले ब्लिंक करेगा, तो अगर ये बिल्स पास हो जाते हैं जो कि रियासत के इंटरेस्ट में है, इस हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं है, हुकूमत तो गालियाँ पड़ेगी हुकूमत को, तो इसके पीछे कुछ प्रेशर है ना कहीं से। जी वो प्रेशर कहाँ से आ रहा है? वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही आ रहा होगा ना कि ये बिल्स पास करें जल्दी जल्दी, जी, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, मईशत को चलाना है। लेकिन सियासी कीमत हुकूमत को पे करनी पड़ेगी। लेकिन सियासी कीमत हुकूमत को पे करनी पड़ेगी, तो हुकूमत क्यों इसको पास कराए? वो तो कहती है कि हम नहीं पास कराते, या हम प्रिटेंड करते हैं कि जी पास करने जा रहे हैं, तो नहीं मिलते $1 अरब तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब सर्वाइवल ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो अपने आप को बचाने की भी तो उन्होंने कोशिश करनी है। अब सुनने में ये आ रहा है कि खान साहब जो हैं अब वो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी कुछ अनाउंसमेंट्स हो जाए उनकी तरफ से कि आगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, वो मार्च में हो जाए, मार्च तक इसको खींचा जाए, रास्ते खोले ना जाएं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, रास्ते बंद कर दिए जाएं अपोजिशन के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और ताकि ये बात जो वो करना चाह रहे हैं मार्च के अंदर, जी उससे पहले उनके लिए प्रॉब्लम्स है, मार्च में वो कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाह रहे हैं, उस वक्त तक इनकी हुकूमत बरकरार रहे और सारे ऐसे ऐसे बैठे रहें और ये खींचते जाएं। उन्होंने याद है एक चीज़ खींची थी, नवंबर तक खींच ली थी उन्होंने, जी याद है? जी बिल्कुल। जिसके ऊपर फिर काफ़ी टेंशन्स भी हो गई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। हाँ, एक एक्सटेंशन की भी खींची थी, दूसरी की भी, दूसरी चेंज। हाँ, तो खींची थी ना। जी, तो अब वो मेरा ख्याल है एक और चीज़ खींच रहे हैं कि खींच के पहले ला रहे हैं कि नहीं कि जी इनको मार्च तक इंतज़ार करना है, हुकूमत मार्च तक होनी चाहिए ताकि ये कुछ कर सकें। कुछ इन्होंने तब्दीलियाँ का ज़हन में हैं। हाँ हाँ तो शायद ऐसे ना हो कि इसको खींच रहे हैं वो, ये ना हो वो समझते हैं कि ये अगर पास हो गए फिर तो कोई हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, फिर शायद वो जो आप वाली बात थी कि ब्लिंक कौन करेगा, ओके ओके। तो वो फिर भी जो है ये जो बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले कि हमें कुछ इशारा आए तो हम करें कुछ, तो शायद इशारा जो इसलिए नहीं आ रहा कि ये इंतज़ार थी कि ये पास हो जाए, तो फिर ये इमरान खान साहब ये समझते हैं जी कि इसीलिए कि ये अगर पास हो गए तो शायद इशारे ना चलने जाए। अब मुझे नहीं पता, मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे एक्सप्लेन करें आयशा कि ये क्यों नहीं पास हो रहे, क्यों इसको डिले किया जा रहा है। आज ये है, कल को कुछ हमें और भी कह देंगे कि जी वो एक और भी इशू है, वो भी अभी हमें कहा जा रहा है कि सेटलमेंट होने जा रही है, तो बेहतर है वो भी जल्दी हो जाए सेटलमेंट, तो अच्छी बात है। ठीक है। अब वो क्या है, आप क्यों मुझे पूछेंगे? ना ही पूछे, किसी और प्रोग्राम के लिए छोड़ देते सेटलमेंट हैं। क्या हो सकती है, किस बार किस मुतालिक सेटलमेंट? तो मेरा ख्याल है आप रहने दें, सेठ साहब, कल के लिए रहने दें, सेटलमेंट थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करें चले ना। हल्का सा एक हिंट ही दे दें। सेटलमेंट अबाउट व्हाट? सेटलमेंट्स होती है ना जी। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की, कॉम्पेंसेशंस की वगैरह वगैरह। अब आयशा प्लीज, अच्छा अच्छा, प्लीज अब थोड़ी सी टेंशन सस्पेंस रहने दें। सस्पेंस रहने दें, कल के प्रोग्राम के लिए लोग तैयार होके बैठे हों कि अब चिड़िया क्या कहने वाली है। हाँ, लेकिन एक सस्पेंस आपने खत्म कर एक एक्सपेंस मैंने बना दिया ना कि ये तो डिलिबरेटली डिले की जा रही है। हाँ, लेकिन एक खत्म करना है सस्पेंस, वो है फॉरेन फंडिंग केस का। हाँ चले आ जाए वहाँ।
ये पीटीआई के लिए एक और केस, ये भी एक इसकी हियरिंग समाअत के लिए मुकर्रर और ओपन समाअत। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जी। ऑपोजिशन उम्मीदें ला के बैठी हुई है कि शायद इसके अंदर उनके रास्ते खुल जाएंगे। ठीक जी। अब आपको पता ही है, ये मैंने पहले भी कहा है कि ओपन एंड शट केस है। इमरान खान साहब को आपने नॉकआउट करना है ना, तो एक झटके में इलेक्शन कमीशन नॉकआउट कर सकती, मगर इलेक्शन कमीशन नॉकआउट नहीं करेगी जब तक इशारा नहीं आएगा। तो ये तो जब इशारा आएगा उस दिन खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर अदालतों में ये चीज़ें चलेंगी, मगर फौरी तौर पे तो इनकी छुट्टी हो जाएगी, ये नाअहल करार दे दिए जाएंगे। तो वो अभी सब चलेगा ना, खिंच पक्की देख पकी हुई है, एक पकी है और इलायचियाँ भी सुट देती हैं, बादाम भी चले गए। हो सकता है गैस ना आ रही हो। अच्छा, पीछे गैस रेडियो बंद करके बैठे हैं कि जिसने गैस खावांगे तो हांडी गर्म हो जाएगी तो सर्व हो जाएगा। गैस की शॉर्टेज है, एज यू नो। अच्छा है ना शॉर्टेज, तो इसलिए वो कंट्रोल करके कोई लोग लेके बैठे हुए गैस को। तो मेरा ख्याल है यही बात छोड़ देनी चाहिए, सब कुछ तैयार है, ब्लिंक कौन पहले करेगा। अच्छा, ब्लिंक कौन करेगा, टिकटिकी बांध के देख रहे हैं आंखों में। तो इसलिए मैंने कहा था कि जनवरी में ये बात से डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है। तो अब आपने देखा, मैंने इशारा कर दिया है कि एक तरफ से डिलेज शुरू हो गई हैं उन चीज़ों की जिनकी ज़रूरत है सख्त रियासत के इदारों को। ये जो एजेंडा IMF का और मनी बिल का और ये सारा कुछ जो है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन लाइट दे दी और मोहर लगा दी कि जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है। और खान साहब अब बैठ के बैठे हुए हैं, कैसे होगा। देखिए ना, ये जब शौकत तरीन साहब जब आए हैं जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि IMF तो प्रोग्राम नहीं करना, हम अपना ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ की तो बटा बैठ गया। जी, आज जो ट्रेड फिगर्स निकले हैं, जी, जो करंट अकाउंट डिफिसिट निकली है, कि वो कह रहे हैं कि साल में जो खसारा होगा करंट अकाउंट का, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मर के 30 अरब डॉलर के करीब होंगे, और उधर जो है वो कोई 80 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट हो जाएगी आफ्टर द ड्यूटीज हैव बीन इम्पोज्ड। जी, आफ्टर ये सारा कुछ, तो 50 अरब डॉलर का खसारा नज़र आ रहा है। उसमें से 31 अरब डॉलर तो आपके रेमिटेंसेस पूरे कर देंगे, बाकी 20 कहाँ से आएगा। तो वो IMF, वर्ल्ड बैंक, बॉन्ड्स, फलाना टिंगड़ा, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। नहीं तो यूर एज एक्स चेयरमैन साहब ने जो कहा कि आप बैंकरप्ट हो चुके हैं, जी, ये शब्बर ज़हरी साहब ने। तो मतलब ये सारी बातें आपके सामने हैं। ये खान साहब तो मसले ड्रैग ऑन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जब शौकत तरीन साहब को फिर रोका गया कि आप जिस एजेंडे पे चल रहे हैं उसके साथ तो और मसले बन रहे हैं, मगर उन्होंने तो पॉलिटिकल फैसले किए थे ना जी, इकॉनमी को ग्रो करना है। ठीक है। और इकॉनमी को ग्रो करने के साथ ये मसला बन गया है। इसको हल करने के लिए IMF के पास जाना पड़ रहा है। फिर वही ना कि और IMF कह रही है ये करो ये करो ये करो, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है करो, और ये कहते हैं करेंगे, मगर ये ना हो कि करने के बाद हमारी छुट्टी हो जाए, अनपॉपुलर भी हो जाए, गाली भी पड़े और वैसे भी छुट्टी हो जाए। अपने अपने मफाद पेश नजर है ना सेठी साहब। तो सियासी बसात पे कौन कैसी चाल चल रहा है, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, हम मईशत डिस्कस कर रहे थे और जो मिनी बजट है उसको डिस्कस कर रहे थे। इस पर शौकत तरीन साहब जब गुफ्तगू करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इससे पहले भी वो IMF प्रोग्राम लेकर आए, लेकिन अब की बार ज़रा अफगानिस्तान की वजह से हम पर दबाव ज़्यादा था, अमेरिका का IMF पे, IMF का हम पे। अब जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो एक इशू जो पाकिस्तान को देखने में आ रहा है वो है बाढ़ का और ड्यूरन लाइन का। जो तालिबान तर्जुमान है वो ये कहते हैं ये मसला हल नहीं हुआ, बाढ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेठ साहब, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड मामला है? देखिए, कॉम्प्लिकेटेड भी है और सिंपल भी है जी। इन्होंने जो इन्हें जब ये तालिबान का सब सिलसिला चल रहा था अमेरिका के साथ, तो ये तो फेंसिंग तो उस वक्त शुरू हो गई थी, और फेंसिंग के दो मकसद थे। एक तो ये था कि ये जो लाइन है हमारी लाइन जी, उसको एक किस्म का डिफैक्टो पक्का कर लिया जाए कि ये हमने फेंस लगाई है, ये हमारी बाउंड्री है। जी, क्योंकि वो तस्लीम करते नहीं थे जी, ना तालिबान करते थे, ना अशरफ गनी करता था, ना उससे पहले कोई करता था। और उनकी बड़ी फ्लेक्सिबल पोजीशन रही है। हम इंसिस्ट करते रहे कि जी ये है, ज़ाहिर है हमें तो करना है, वो बॉर्डर है हमारा, हमने उसको बॉर्डर ही बनाना है। ये तो नहीं कि जी आप आएँ और जाएँ जो मर्ज़ी कर लें। मगर हुआ ये कि जैसे ही हुकूमत आई तो इन्होंने फिर से वही डिमांड अपनी पूरी कि जी ड्यूरन लाइन हम एक्सेप्ट नहीं करते। और मुझे याद है, मैंने पहले भी ये कहा है इस प्रोग्राम में
कि 90 की दिहाई में जब मुजाहिदीन थे और उसके बाद जब तालिबान आए 97 में, तो उन्होंने आते सार ये कह दिया था कि ड्यूरेंट लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि मुल्ला उमर को वहाँ इस्टेब्लिश करने में हमारा बहुत बड़ा रोल था, और उसके बाद भी 20 साल हमने उनको प्रोटेक्ट किया है, और इसीलिए अमेरिका हमारे से नाराज़ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे से नाराज़ है कि आपने इनको प्रोटेक्ट किया, नर्चर किया, इनकी परवरिश की, सब कुछ किया, यहाँ से अटैक्स होती रही वगैरह वगैरह। हमारी यही तवक्को थी कि कम से कम यार 2 काम तो हमारे लिए कर दो ना। एक तो ये कि टीटीपी जो बैठी है वहाँ, उनको निकालो या उनको धमकी दो ताकि हमारे लिए मसले क्रिएट किए, और ये अब ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट करो, छोड़ो, बड़े लड़ाई झगड़े ना करो। मगर मेरा ख्याल है ये डिफैक्टो, तो ये बात डिफैक्टो से मुराद ये है कि हकीकत ये थी कि ठीक है वो मान गए थे 2 बातें। एक ये कि जी हम इसको नहीं छेड़े बेड़ेंगे, इस इशू को, आप भी ना छेड़े, हम भी नहीं छेड़ते। और दूसरा ये कि वो जो टीटीपी है उसके साथ आप खुद बात कर लें, हम फैसिलिटेट कर देते हैं, आपकी बात करा देते हैं, मगर हम उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हमें। और उसकी वजह बड़ी क्लियर थी कि हम अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो फिर अलकायदा और ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे ऊपर अटैक करनी शुरू कर देंगे, और हम अभी बड़ी वीक गवर्नमेंट है, और तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे अंदर फिर सिविल वॉर शुरू हो जाए। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम अपने साथ लेकर रखना चाहते हैं, और इनके साथ आप बात करें, हम नहीं इनको कुछ कर सकते। वो हमने सीज़ फायर करवाई, कोशिश की उनको समझाने की, वो नहीं समझे, उन्होंने खुद ही सीज़ फायर तोड़ दी और वो अपने अटैक्स शुरू कर दिए। हर रोज़ एक अटैक हो रहा है, हर रोज़ 1 या 2 हमारे सिक्योरिटी के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। एक तो वो परेशानी है कि वो नहीं हुआ, ऊपर से अब ये नई एक डेवलपमेंट शुरू हो गई है कि उनके जो लोग हैं किसी सेक्टर्स के अंदर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है फेंस को रिमूव करने की। अब इसके साथ बहुत सा यहाँ खदशात शुरू हो गए हैं कि ओहो ये तो सारी फेंस को तोड़ देंगे, इतनी मेहनत लगा के, इतने पैसे लगा के हमने ये फेंस लगाई थी, और उसके 2 मकसद थे। एक ये था कि एस्टैब्लिश करना लाइन, दूसरा ये था कि कुछ इलाकों में जो टेररिस्ट आ रहे थे उनके लिए मुश्किलात पेश करना, और वहाँ फिर हमने चेक पोस्ट भी बनाए थे। अब ये हो रहा है कि वो हमारी जो लाइन है कुछ सेक्टर्स के अंदर वो तोड़ रहे हैं, और वहाँ जो वीडियोज़ आ रही हैं वो यही है कि जी बड़े एग्रेसिवली तालिबान के जो लोकल कमांडर्स हैं वो शोर डाल रहे हैं। अब इसमें जो मैंने तफ्तीश की है, जो मुझे समझ आई है बात, वो ये है कि ये ऐसे नहीं है कि सारी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर तालिबान के जो सिपाही हैं वो उसको तोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ख़ुसूसन एक सेक्टर के अंदर ये इसको तोड़ा जा रहा है, और वो सेक्टर कौन है और क्यों तोड़ा जा रहा है? वो सेक्टर सदर्न बलूचिस्तान में है, अलॉन्ग द ग्वादर कोस्ट लाइन। वहाँ एक छोटा सा एरिया है जहाँ से बहुत से रेफ्यूजीज़ अफ़गान, देखिए 3 जगह से अफ़गान महाजरीन जो है वो जा रहे हैं। एक पाकिस्तान में आ रहे हैं, 2 ईरान में। कुछ लोग, बहुत थोड़े लोग हैं जो कि सेंट्रल एशिया की तरफ जा रहे हैं, मगर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ईरान और पाकिस्तान। ईरान में ऑलरेडी 10 लाख के करीब अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं। अब ये जब से ये तालिबान आए हैं और लोग जाना शुरू कर रहे हैं, एक ऊपर हेरात से और एक सदर्न बलूचिस्तान से जाने कोशिश कर रहे हैं लोग जाने की। वहाँ स्ट्रीम ऑफ रेफ्यूजीज़, अच्छा वो कर क्या रहे हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन को तोड़ के, क्योंकि वहाँ पहाड़ है, वो ड्यूरेंट लाइन को तोड़ के पाकिस्तान के इलाके में आके वहाँ से फिर सदर्न ईरान की तरफ वो जाना चाह रहे हैं, और वहाँ जा नहीं सकते जब तक वो पाकिस्तान में पहले आए ना, और फिर पाकिस्तान के ज़रिए ईरान में ना जाएं। तो ये वो रेफ्यूजीज़ हैं जो ऊपर से हेरात की तरफ से ईरान की तरफ जा रहे हैं और सदर्न बलूचिस्तान की तरफ से ईरान को जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए वो इस ड्यूरेंट लाइन को तोड़ रहे हैं। तालिबान इनकरेज कर रहे हैं कि जाएं, निकले यहाँ से, ये ट्रबल मेकर्स हैं, इनको फैसिलिटेट किया जाए कि निकले यहाँ से। अच्छा, तो इसलिए वो ये जो आपकी डिफेंस है इसको तोड़ रहे हैं ताकि ये लोग जाएं पाकिस्तान के अंदर पहले, और फिर इन्होंने आगे जाना है ईरान। तो ये मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक उसका है और ड्यूरेंट लाइन के साथ कम है। अच्छा। मगर क्योंकि ये एक इशू बना हुआ है तो इसलिए कुछ लोगों ने ये इसको बना लिया है कि ये ड्यूरेंट लाइन का ये हो रहा है। ज़ाहिर है आपकी हुकूमत चुप करके तो नहीं बैठ सकती, आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने प्रोटेस्ट तो करना है कि यार ये क्या कर रहे हो, कल को यहाँ से ये बात ड्यूरेंट लाइन की ना बन जाए, ये कहीं और ना फिर ब्रीच करने, फिर इधर ब्रीच करना शुरू कर दें, फिर क्या होगा। लेकिन उधर से मुल्ला याकूब और ज़बीरुल्लाह साहब, उनके भी तो बयानात ऐसे ही है ना कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो इसका इशू हल नहीं हुआ। ज़ाहिर है, देखिए ना, अगर वो ये लाइन को तोड़ेंगे टू लेट द रेफ्यूजीज गो तो फिर इशू बनता है ना। तो इसलिए उन्होंने तो पहले भी बनाया था, अब भी बनाएंगे। वो साथ साथ ये कहते हैं जी ड्यूरेंट लाइन हम नहीं मानते। जी,
मगर बात यह है कि उन्होंने हर जगह पे तो नहीं किया ना, उन्होंने एक खसूस जगह पे किया है। तो मेरा ख्याल है ये एक स्ट्रैटेजी है उनकी कि एक तरफ तो पुराना इशू है या डिडरलैंड का नहीं मानते, तो क्या हो गया अगर हमने तोड़ दिया, हम नहीं मानते। दूसरी तरफ ये है कि ये उन्होंने एक रूट निकाला है टू लेट द रेफ्यूजीज गो। तो मेरा ख्याल है ये सियासत और मईशत दोनों को उन्होंने मिला के ये काम किया है। हमें पता है अंदर कि ये एक खुसूसन एक स्पेशल इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये नहीं है कि वो अब आपकी ड्यूरेंट लाइन के ऊपर धावा बोल देंगे और हर जगह पे तोड़ना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग समझते हैं ये बहुत ही संजीदा और सीरियस इशू है जिसका सारे के सारा अफगानिस्तान के साथ और इस हुकूमत के साथ हमारे बॉर्डर की तारीफ के साथ ख़राब हो सकता है। मैं समझता हूँ ऐसे नहीं होगा। ये बड़ा एक स्पेशल इशू है और है सीरियस, बिकॉज आफ्टर ऑल फेंसिंग को तोड़ना इज़ हमारी बड़ी मेहनत से हमने ये किया है। मगर मेरा ख्याल है इसके ऊपर वो कुछ ना कुछ जैसे ही रेफ्यूजीज निकल जाएंगे तो ये फिर मामला तय हो जाए। हम एक सवाल शामिल कर लेते हैं जो आप जानना चाहेंगे सेठी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मैं चीचा वतनी से राना सईद बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि सेहत कार्ड मौजूदा हुकूमत का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इस पे जितना पैसा खर्च होगा या इसका जो मॉडल बनाया गया है, क्या आइंदा हुकूमतें उसे जारी रख सकेंगी? आशा, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ इसके 2-3 पहलू हैं जी। पहली बात तो ये जो उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है और क्या ये हुकूमत चली गई तो फिर ये अगली हुकूमतें जो आएंगी वो इसको चलाएंगी या नहीं चलाएंगी जी। मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और मगर ये पैसे इसमें काफ़ी लगेंगे। मुझे याद है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो था वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। दुनिया में एक्नॉलेज किया गया कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है और बड़ी अच्छी इंतज़ामिया था उसमें। वो भी इन्होंने आके अपने नाम पे कर लिया और उसको चेंज कर दिया और उसकी फंडिंग कम कर दी है। इन्होंने कोविड के ज़माने में पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया था कि आवाम के लिए 12,000 अरब रुपया, उसमें से जो एक्चुअली निकला वो 2.5 निकला, इसमें बाकी बातें थी। यहाँ कह रहे हैं कि 400 अरब रुपया सिर्फ पंजाब के लिए है और मेरे ख्याल KP के लिए उन्होंने कम से कम 100, 125, 150 अरब रुपया रखा है। अब इसमें से कितनी एप्लीकेशंस अप्रूव होती हैं, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, वो अलग बात है। मगर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छा है अगर ये इतने पैसे की लोगों को सहूलतें मिलें तो बड़ी अच्छी बात है। मगर मेरे लिए 2 इश्यूज़ हैं। पहला इशू और ये तीसरा इशू इन्होंने खड़ा कर दिया है, क्या अगली हुकूमत भी है इतने पैसे हर साल देगी या नहीं देगी, और ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि अगली हुकूमत ये करे, ज़रूरी नहीं है कि इनकी कार्ड जो है ये किसी और चीज़ का कार्ड ना बन जाए। ये बिल्कुल हर हुकूमतें करती हैं, इन्होंने भी किया है और इनके साथ भी ये हो सकता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आधा रह गया है और ये उन्होंने नया अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो हो सकता है अगली हुकूमत आए, डिपेंड की और वो कुछ और ही शुरू कर दे और इसको कम कर दे, वी डोंट नो। तो मगर ये प्रोजेक्ट अच्छा है। इसके जो एक और पहलू है आयशा, वो मुझे बड़ा परेशान किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है सारे वो फारग कर दें, ख़त्म कर दें। अब उनमें से कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते, तो मेरा ख्याल है इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर जो चलने वाले हैं उनको बेहतर करना चाहिए था, और जो नहीं चल रहे या डिफंक्ट हैं या जो भी वजह है उसको ख़त्म कर दें। और तीसरी ये कि ये प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं और मगर उसके अंदर जो इन्होंने हॉस्पिटल्स को लिस्ट में लेके आए हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो कैसे सेलेक्ट किए गए हैं कि इनको यहाँ कार्ड चला सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ये तो नहीं कि कुछ खुसूसन कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में ये इनकरेज करना चाह रहे हैं, जो कि शायद हमाती हों PTI के, और वो उनके प्राइवेट हस्पताल्स हैं और वो और अस्पताल लगाएंगे एंड सो ऑन, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें से उनका हिस्सा मिल जाएगा। तो ये सारी बातें क्लियर करने वाली हैं और मुझे लगता है ऐसे है कि अगर ये नई हुकूमत कोई आएगी तो ये सारी चीज़ें देखेगी कि ये क्यों बंद कर दिया, इसको क्यों, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोजेक्ट चौधरी परवेज़ इलाही ने लगाया था, ये प्रोजेक्ट फलाने ने लगाया था। बुज़दार साहब ने अभी एक बयान दिया है आयशा, अभी आज के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बुज़दार साहब कह रहे हैं कि हम 23 या 24 नए अस्पताल गवर्नमेंट के इदारे में बना रहे हैं। एक तरफ नए अस्पताल बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं अस्पताल बंद करने जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को, ये तो कन्फ्यूजन है। और ये लगता मुझे ऐसे है कि ये कन्फ्यूजन है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। अच्छा,
जल्दी जल्दी करो, अनाउंस नए करो, मंसूबे। बाद में देखा सेठी जाएगा। साहब ऐसी इतलात है कि इसके तहत वाकई इलाज हो रहा है और आपको पता है नहीं, 8500 पे आप बिल्कुल मैसेज होगा, करें आईडी मगर कार्ड ये अपना। कब तक होगा हाँ। और किस किस का होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताएं कि मुझे ये कार्ड देने की क्या ज़रूरत है। जी मतलब है मेरे पास तो पैसे हैं अपने इलाज के, मैं हमेशा करवाता रहा हूँ। अमीरों को क्यों देते हैं ये कार्ड? अच्छा, आप ये तो कह रहे हैं बिला तखसीस नहीं होना चाहिए ये था, बिल्कुल, बल्कि आप सिर्फ गरीब अफराद के लिए देखिए ना, रखते हो, बेनज़ीर तबके के इनकम लिए, सपोर्ट जैसे- प्रोग्राम जैसे गरीबों के लिए था जी, ना। सानिया निश्चित साहब ने निकाला तो ये उसमें से पैसे जो हैं ये गरीबों के लिए होने चाहिए ना। उन लोगों के लिए क्यों है जो कि ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स किसके ऊपर चल रहे हैं? जी ये गरीबों के ऊपर तो नहीं चल रहे ना, ये अमीरों के ऊपर ही चल रहे हैं ना। तो इन प्राइवेट अस्पताल्स को ये सब्सिडी देने की क्या ज़रूरत है? आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ ये पैसे अगर आप उनको ये देते हैं तो वहाँ फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं आप। ये प्राइवेट सेक्टर को क्यों आप इसमें लेके आ रहे हैं? सरकारी अस्पतालों को अबे आपने improve आपके करने की गवर्नमेंट अस्पताल जो हैं बहुत से ऐसे हैं जो बड़े एफिशिएंटली चल रहे हैं, जी तो आप उनको स्ट्रेंथन करें, इनको ठीक करें, वहाँ पैसे लगाएं, वहाँ ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। जैसे शिकायत सामने आती है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में मुफ्त इलाज था और मुफ्त तदबियात होती थी, वो बंद कर दी गई सरकारी क्यों बंद कर अस्पतालों दी में और गई उसको थी? रिप्लेस इस तरह से किया गया हेल्थ अब कार्ड ये आप से। प्राइवेट सेक्टर को, फैट कैट्स को, जी। जो प्राइवेट अस्पताल यहाँ चला रहे हैं, दे मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। उनको अब आप ये 400 अरब रुपया जो है उनके खाते में फिर आप डाल रहे हैं। तो ठीक ये है। देखने वाली बात है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि गरीब के लिए, आवाम के लिए होना चाहिए, 10 मगर ये लाख अमीरों तक का के लिए नहीं इलाज होना मुआवजा चाहिए। is a good initiative। और ये इसको ज़रा सोच समझ के इसको सोच करना समझ के चाहिए। देखना मुझे लगता है इट्स एन इलेक्शन, इंतखाबी अमल का एक हिस्सा है और इंतखाबी अमल के लिए ही इसका इजरा किया गया। बहरहाल बहुत से इसमें सवाल ऐसे हैं जो कि पूछे जाने के लायक हैं, और लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसे एक अच्छा इनिशिएटिव हुकूमत का करार दे सकते हैं कि गरीब आवाम के इलाज मुआलजे के लिए 10 लाख तक की सहूलत फराहम करना इस हुकूमत का एक बड़ा और काबिल दाद व तहसीन इक़दाम है। प्रोग्राम के बारे से आप फीडबैक दीजिएगा। नंबर आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। सेठी साहब के सामने सवाल रखिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।